रोज़गार भी नहीं मिल रहा और गरीब लोग जो है जो गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। फिर ऊपर से हुकूमत की नाअहली इस हद तक पहुंच गई है कि रोज़मर्रा की जो खुर्दनोश की अशिया है वो बिल्कुल गरीब तो क्या दरमियाना तबके जो होते हैं ना उनके भी वो बस से बाहर हो चुका है। टमाटर का रेट पूछा 200 रुपये और आटे का रेट पूछा 50 किलो का 4,300 रुपये। यार सारी चीज़ें महंगा हो गया यार। आप ये कैसा नया पाकिस्तान है खानाबाद? इधर काम वगैरह भी नहीं है और महंगाई आसमान से बातें कर रहे हैं। दुनिया का हर चीज़ जो है इससे बदतरीन इतना महंगा हो। जी, जिस शहर चले जाएं यही आपको दाद फरियाद मिलेगी कि और उसका सबब ये भी है कि शायद जब वो देखते हैं कि हुक्मरान जब असम्बलियों में जाते हैं बड़ी बड़ी पजेरों बड़ी बड़ी हवेलियाँ, वही गवर्नर हाउस, वही सीएम हाउस, वही प्राइम मिनिस्टर हाउस, वही सदर हाउस, वही ठाट बाट हमारे वजीरों मुशीरों के, और फिर एक आम आदमी जब घर से निकलता है उसके हाथ में पैसे और महंगाई, तो फिर वो इस तरह तो मैं तो बड़ा एहतियात किए मोहतात रहा हूँ। जो लोगों के अल्फाज थे वो ये नहीं होने चाहिए थे। महंगाई गालिबन इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, गो कि हमारे इमरान खान कहते हैं नहीं करप्शन, और फिर इसका सबब दो होते हैं आमतौर पर। कहते हैं जी बाहर महंगाई है क्योंकि कोरोना भी आ गया, उसका असर पाकिस्तान में भी पड़ेगा। मगर मैं भारत प्राइम मिनिस्टर को इस बात का क्रेडिट दूंगा इमरान खान साहब को कि वो ये तस्लीम करते हैं कि उनकी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है, और बदकिस्मती से इस वक्त जनूबी एशिया में जो महंगाई है उसमें बांग्लादेश में गालिबन 4-5%, श्रीलंका में भी कहीं इतने ही, और हमारे यहाँ कोई तकरीबन 14% है। और उससे भी ज़्यादा जैसे मैंने कहा ना, गरीब और अमीर का फ़र्क पड़ता जा रहा है। इससे लोगों की जज्बात में शिद्दत आती जा रही है और तहरीक इंसाफ का वोटर ख़ास तौर पर उनके ख़िलाफ़ नज़र आता है। फिर हमने बहरहाल बैरूनी कर्ज़े हम जो ले रहे हैं वो भी कोई जनाब माजी के मुकाबले में ज़्यादा हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, इसकी तफसीर में नहीं जाऊँगा। बड़े सीनियर सीजन मुमताज़ माहिर मईशत हैं डॉक्टर सलमान शाह मेरे साथ हैं, और 2008 में वज़ीर ख़ज़ाना रहे। डॉक्टर साहब मैं आपसे पहला सवाल करूँ, और ये सवाल मैंने कह रहा था यानी मैं कि आमतौर पर चिड़ बन गया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, और वो बात है जनाब नौकरियाँ देना और जनाब घर देना, और ये जो बड़े बड़े ऐवान हैं उन्हें गिराना। तो ये तो सब कुछ नहीं हो सका ना डॉक्टर सलमान शाह साहब? मुजाहिद साहब, खर्चे तो बहुत कट किए हैं और सरकारी खर्चे पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस और चीफ मिनिस्टर्स के दफ्तरों के खर्चे तो बिल्कुल बेयर बोन्स पे ले आए हैं, बहुत कट किए हैं। और जो मसला जो है एम्प्लॉयमेंट का जो आप कह रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है जिसमें ये एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए चले, और वो इस वक्त पूरी कोशिश प्राइम मिनिस्टर साहब की है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने खासा डीरेगुलेट किया है। इतने मुश्किलात जो थी उसमें उनको तमाम को ख़त्म किया है, और उसको अब बैंकों के ज़रिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं। लोग अपने घरों को बनाने के लिए कर्ज़े भी ले सकते हैं, मॉर्टगेजेस बन सकती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आसान तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का किया गया। मेरे ख्याल में पिछले 50 साल में इतनी रिफॉर्म्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं हुई जितनी पिछले 5 माह में हो गई हैं, और ये इसका डेफिनेटली आएगा इम्पैक्ट। अब लाहौर में खासा इम्पैक्ट है। आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शंस खासी बढ़ती जा रही हैं, कीमतें भी उठनी शुरू हुई हैं। लाहौर में रिवर रावी फ्रंट पूरा एक नया शहर बन रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा, कराची में ये आइलैंड्स के ऊपर जो प्रोग्राम था उसको सिंध गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स की नज़र कर दी है और उसमें डिले आ रही है, लेकिन वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसमें अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस वक्त सियासत जो है वो फोकस है गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने पे और गवर्नमेंट को के रास्ते में रुकावट डालने के लिए।
लेकिन जो रिफॉर्म एजेंडा है वो आई थिंक खासा तेज़ी से अब किया जा रहा है, और हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स के चैनल्स हैं उनको आसान किया जा रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी कोशिश की जा रही है नीचे लाने की। लेकिन एक बैंकरप्ट मुल्क जो है दोबारा से तेज़ी से तरक्की करने में उसको टाइम डेफिनेटली लगेगा, और ये जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इतने अरसे में सरप्लस में आया है ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब आप ग्रो कर सकते हैं, अब आप इन्वेस्टमेंट, आपकी रेटिंग बेहतर होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। अभी आपने देखा कि वापडा को इंटरनेशनल रेटिंग दी गई है B3 की, जिसके ज़रिए वापडा सॉवरेन गारंटी के बगैर डेमो के लिए पैसा रेज कर सकता है इंटरनेशनली, और ये पहले कभी नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि IMF प्रोग्राम में बड़े सख्त काम गवर्नमेंट ने कर लिए हैं, और उससे एक ऐसा मैसेज गया है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। डॉक्टर साहब, अब चले, आप भी 1 साल हुकूमत में रहे हैं, अगर आमतौर पर मौजूदा हुकूमत जिम्मेदारी डाल देती है पीपल्स पार्टी पर और नून लीग पर कि जनाब इनकी करप्शन के सबब हम मकरूज़ हुए मुल्की और बैन अल-अक़वामी, और इसका सबब भी ये महंगाई है जो, लेकिन आप इसमें PTI के इक़्तिसादी जो मैनेजर्स हैं उनको कितना इसका ज़िम्मेदार ठहराएंगे? यकीनन उनमें आपके दोस्त होंगे, आप एहतियात तो करेंगे, लेकिन ये हकीकत तो है ना डॉक्टर साहब? देखिए मुजाहिद साहब, इसके पीछे तो बहुत से मामिल हैं, और हमारी जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो तो आपको पता है कि जब IMF के प्रोग्राम के तहत आपने डिवैल्यूएशन की है ख़ासी मेजर किस्म की, और उसकी वजह से हमारे मुल्क में बहुत बड़ा एलिमेंट है इंपोर्टेड चीज़ों का, एनर्जी भी सारी, बिजली जो है वो भी इंपोर्टेड ही है, रॉ मटेरियल्स, बाकी चीज़ें, और फूड के भी जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल प्राइस पे ही चलती हैं ज़्यादातर। तो जब भी इंटरनेशनल प्राइस इतनी ऊपर हो जाती है जितनी इस वक्त आटे की है, तो वो उसका बिल्कुल पाकिस्तान में इम्पैक्ट होता है। ये बड़े अरसे के बाद हुआ है कि जो इंटरनेशनल प्राइस है वो ज़्यादा है, और पाकिस्तान में जो हम कोशिश कर रहे हैं प्राइस को मेंटेन करने की आटे की, वो कम है। इससे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, कोई स्मगलिंग का भी होता है, और होर्डिंग के ऊपर भी ये आ जाता है कि आगे चल के और महंगी होगी तो होर्ड कर दिया जाए। तो इस किस्म के बेशुमार इश्यूज़ हैं जो इकॉनमी के ऊपर इस वक्त हावी हैं, लेकिन आई थिंक कि बहुत बड़ी ट्रांजिशन हो भी चुकी है, और वो ट्रांजिशन ये हो गई है कि आपका जो इंपोर्ट्स हैं वो खासी बड़े पैमाने पे गिरी हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं अब उठनी शुरू हो रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में आ गया है, और इन्वेस्टमेंट्स की भी जो है एनवायरनमेंट वो बेहतर हो रही है, रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं, और जाहिर है कि इस वक्त पॉलिटिकली जो एनवायरनमेंट है वो खासी परेशानी क्रिएट करती है आवाम के लिए, कंफ्यूजन भी होती है, लेकिन आई थिंक कि डायरेक्शन सही में चल रहे हैं। इतने बड़े जिस मुल्क पे कर्जे हों, और बेसिकली IMF प्रोग्राम की ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी कि अगर हमें वो प्रोग्राम ना मिलता तो इकॉनमी जो है उसका दिवालिया निकल जाना था, तो उससे जो आनी थी डिप्रेशन, तो वो तो बहुत ज़्यादा थी। सो आई थिंक एक बहुत हैवी प्राइस दी जा रही है, लेकिन डायरेक्शन सही में चल रहे हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब से गुफ्तगू हो रही हमारी, और हम पाकिस्तान के ताजरों सनतकारों की सबसे बड़ी तंजीम FPCCI फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के चेयरमैन मियाँ अंजुम निसार हमारे साथ हैं। मियाँ साहब, आपकी यकीनन जब से आप आए हैं फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं,
खान साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से कई मुलाकातें हुई होंगी, और क्या आप समझते हैं इनके असबाब होंगे, क्या बताते हैं वो? यानी हम क्या ये समझें कि बैनुल-अक़वामी जो आमतौर पे कहे जाते हैं या जिम्मेदारी कहती है, कर्जा जात लिए गए वो अपनी जगह, या वो जो खान साहब बार बार तजर्बे करते रहे अपनी इक़्तिसादी टीम में, उसके असबाब ये हैं मियां अंजुम निसार साहब? इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला है वो है बेसिकली वो फूड इन्फ्लेशन का है, जिससे एक आम बंदा मुतासर हो रहा है, और वो डेफिनेटली अपनी जगह ये बात मौजूद है। एक फूड इन्फ्लेशन की वजह तो ये हुई कि रुपया आपका डेप्रिशिएट कर गया, उस वजह से जितनी भी इम्पोर्टेड आइटम्स थी महंगी हो गई, और अल्टीमेटली उस वजह से जो है वो फूड इन्फ्लेशन मौजूद है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूँ कि ओवर द लास्ट 30 ईयर हमने अपनी फूड सिक्योरिटी या एग्रीकल्चर की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं की, जिसकी वजह से आपकी पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर वो निगलेक्टेड रहा, और आज हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। अगर इसको अभी भी ना संभाला गया तो मैं समझता हूँ कि फूड सिक्योरिटी के आने वाले सालों में ये मसाइल ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये एक छोटी सी झलकी थी जो इस दफा हम एक देख रहे हैं। डेफिनेटली कुछ मिसमैनेजमेंट के मसाइल भी एट द सेम टाइम होंगे और हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियाद जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जो कि हमने जिसको बिल्कुल निगलेक्ट किया, मैं बीइंग प्रेसिडेंट मैंने इस चीज को महसूस किया, और हमारे बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं वो भी क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं, जिसमें कॉटन है, उसी की पहले आप 14.5 मिलियन बेल्स आपने प्रोड्यूस की 10 साल पहले, और आज जो है वो 7 मिलियन से लेस की बात हो रही है। तो ये शो करता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना निगलेक्टेड रहा। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी जो है वो वेबिनार पर भी अपना मीटिंग्स की, और सरीना होटल में वेरी रिसेंटली शायद आपने भी ज्वाइन किया, वहाँ हम लोगों ने कॉटन के हवाले से बात की, बहुत सारा खुल के बात हुई, और वहाँ मिनिस्टर साहबान भी थे, रज़ाक दाऊद साहब भी थे, और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर जो है फखर इमाम साहब भी मौजूद थे। बुनियादी तौर पे जिस मुल्क में सीड ठीक नहीं होगा, बीज ठीक नहीं होगा, जहाँ से आपकी बुनियाद स्टार्ट होती है, हम 100 बीज लगाते हैं, 55 उगते हैं, 45 जो है वो बीज जो है वो उगते ही नहीं, जर्मिनेशन ही नहीं होती। दुनिया में इसका जो ट्रेंड है वो है 90% सीड जो है ना, सीड वो उगते हैं और वो अपना रोल प्ले करते हैं। जब आपके 45% आप बेसिक सीधे सीड में मार खा जाते हैं, तो बेसिकली आपकी जो पर एकड़ यील्ड है वो इम्प्रूव नहीं होती। मियां साहब, मैं ये सवाल करके कोई आपको मुश्किल में डालना नहीं चाहता, क्योंकि आप माशाल्लाह जिन ताजरों सनतकारों के प्रेसिडेंट हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद हो सकता है पीटीआई के हामियों की भी हो, लेकिन जो हम पास के जो 2 हुक्मरां हैं, नून लीग के कायद या पीपल्स पार्टी के कायदीन, तो उनके बारे में हम परसेप्शन हो गया समझा जाता। अब ये भी मैं वजाहत नहीं करूँगा कि कौन सुनता नहीं था या समझता नहीं था, या कौन समझता नहीं था सुनता नहीं था। ख़ास के बारे में मैं अक्सर अपने कराची में बड़े सीनियर लोगों से पूछता हूँ कि क्या वो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, अमल भी करते हैं। एक सीनियर ने ये कहा कि वो सुनते तो रहते हैं, लेकिन किसी अपने इक़्तिसादी मैनेजर की तरफ इशारा करते हैं कि ये आपके इस प्रॉब्लम को हल करेंगे। आपका क्या तजर्बा कहता है मियां अंजुम निसार? देखिए, ये इंटरनेशनल तो जो होगा सो होगा। पहले हम अपनी घर की पॉलिसी को दुरुस्त करें। मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि पिछले 30 सालों से हमारा जो एग्रीकल्चर का शोबा जो है वो टोटली निगलेक्टेड रहा है। आप ज़रूरी ज़मीन बढ़ा नहीं सकते। आपने कोई चीज़ अगर बढ़ानी है तो यील्ड बढ़ानी है पर एकड़। हमारी गंदम की जो पैदावार है वो 30-32 मन है, दुनिया 70-80 मन ले रही है। अगर हम 40-50 पर भी आ जाते हैं तो हमारे लिए मसले नहीं है। देखिए, एक तो मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, मेरी बात शायद आपने बीच में सवाल किया, मैंने पहले भी आपसे यही अर्ज किया कि जमीन आपकी शॉर्ट हो रही है क्योंकि उस पर हाउसिंग आबादियां कॉलोनीज बन रही हैं, लेकिन जरी जमीन आपकी सुगड़ रही है। एट द सेम टाइम आपकी जो है अपना जो है खाने वाले जो हैं वो 40 से 50 लाख बंदे जो हैं हर साल पॉपुलेशन ग्रोथ के चक्कर में वो ऐड हो रहे हैं। तो आपकी जब तक आप इस एरिया को रिवैम्प नहीं करेंगे, आपकी जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज हैं वो सही काम नहीं करेंगी। इस क्लाइमेटिक चेंज के को मद्देनजर रखते हुए
एमपीज गिर जाएंगे। ये कसूर सारे का सारा इस गवर्नमेंट पे आप नहीं डाल सकते, लेकिन मैनेजरियल प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि ये शोबा 30 सालों से नेग्लेक्टेड है, ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉन्टिन्यूसली 3-4 सेमिनार करवाए हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज है मैं सिर्फ आपसे वो अर्ज कर रहा हूँ। हमें इस तरफ फोकस करना होगा और गवर्नमेंट को इस सेक्टर को जो है ना फोकस करने की अशद जरूरत है सर। सवाल का जवाब तो बहरहाल नहीं आया, लेकिन खैर मैंने कहा ये आप भी सही कहते हैं, किसी एक फ़र्द को या खाली प्राइम मिनिस्टर को ये मैं कहूँ कि जी वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, शायद गलत होगा। एक सिस्टम होता है और उसके सबब यह है कि शुक्रिया मियाँ अंजुम निसार। चलते हैं अब एक ब्रेक की जानिब। इमरान खान को महंगाई बहुत है और घर का चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर बंदा अपनी जगह पे परेशान है और सफ़ेद पोश आदमी, गरीब आदमी पिसा जा रहा है। आटा मिल नहीं रहा, अब मिल भी रहा तो इतना महंगा। बताओ गरीब बंदे ने एक आटा ही तो खाना होता है। अब ये 200 रुपया लेके आई हूँ, क्या जब एक बंदे को मिलेगा 200-300 खर्चा, वो इतने में तो पूरा करेगा? इसने नहीं हमें जीने जोगा छोड़ा। मैंने तो चाहे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, सस्ती मिल जाए, मगर इधर कुछ भी नहीं हो। टमाटर भी 140 रुपये दे रहे, तो फ़ायदा नॉर्मल बाज़ार में भी यही रेट ही है। सब्जी बहुत महंगी है, गोश्त बहुत महंगा है, टमाटर प्याज आसमान के साथ बातें करते हैं। हम गरीब लोग क्या कहेंगे? हरियाणा के इस पाकिस्तान का क्या बनेगा? इन्हें तो वादा किया कि मैं गरीबों को नौकरी दूंगी, मैं गरीबों के घर दूंगी, मैं गरीबों के साथ हेल्प करती। ऐसे ऐसे गरीबी को उनके घर चूल्हे भी नहीं जलता। इमरान खान को हमने वोट इसलिए दिया था क्योंकि महंगाई कम होगी, आम आवाम को रिलीफ मिलेगी, लेकिन वो जो सूरत हाल है वो इस चीज़ के अपोजिट है। बड़ी तमन्नाओं से लोगों ने जी हाँ, जिस शहर भी चले जाएं यही सवाल हो रहा है कि इमरान खान को वोट इसलिए दिया था कि महंगाई कम होगी। और फिर आप ख़वातीन देख रही थी, नोट भी दिखाए कि हमारे हाथों में नोट हैं, लेकिन हम क्या लेने जाएं। मेरे साथ तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, रुकन असम्बली हैं और मईशत पर कम ख़वातीन इतनी दरक रखती हैं। जी उज़्मा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उन मतलब एक मैं बराह रास्त सवाल पे आ जाता हूँ कि बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ये तस्लीम करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। एक तो उस पर यह सवाल उठेगा कि आप जो कहते थे कि बड़ी तैयारियां की, वो नहीं की, और अगर तैयारियां की तो जो मैनेजर्स आपने थे वो तब्दील हो गए और जो नए मैनेजर्स हैं ये पुराने मैनेजर हैं, कोई तो जिम्मेदार होगा ना उज़्मा कारदार साहिबा। जी बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जिस तरह आपने फरमाया पूरा इदराक है और वो इस कुर्सी पे बैठे ही इस मकसद के लिए थे कि जो एक आम इंसान है, जो गरीब हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनकी ज़िंदगी को कैसे हमने बेहतर करना है और उनको फंडामेंटल राइट्स कैसे दिलवाने हैं। अब ये जो महंगाई का जो एक तूफ़ान जिसे आप कह सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी हुकूमत को, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक जहाद समझ के वो इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। आपने देखा है कि वो हर दम जो है वो उनकी तकरीबन डेली जो उनकी काबीना से जो सबसे एजेंडे पे टॉप पे वो आती है जो पॉइंट, वो यही है कि ये महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है। असल में बरेलवी साहब बात सारी ये है, फिर आप कहेंगे आप पुराने किस्से लेके बैठ गई हैं, लेकिन पुराने किस्सों को इसलिए रिपीट करना पड़ता है क्योंकि जब आपने एक सिस्टम को तबाह करना हो तो सबसे पहले आप इदारे तबाह कर देते हैं। जब इदारे तबाह हो जाते हैं तो फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है, कोई कानून के दायरे में नहीं रहता है, फिर हर चीज़ के लिए कोई माफिया खड़ा हो जाता है, कोई कार्टेल बन जाता है, जिसको तोड़ना जो है वो जुए शेर लाने से कम नहीं है। और यही वो चैलेंज है जिसको इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फेस कर रहे हैं। आज उन्होंने फिर कहा था एक तो बड़े बड़े कार्टेल हैं जो शुगर के हैं और वीट के हैं और एनर्जी के हैं, और फिर छोटे छोटे जो कार्टेल्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको भी उनकी होर्डिंग करना, फिर उसके बाद जब वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाद कीमतें जब थोड़ा उनको पता लगता है थोड़ा सा हमें
मुनाफा मिल जाएगा तो फिर मुनाफाखोर फिर मैदान में सरगर्म हो जाते हैं और मिले होते हैं आपस में। आप देखें कि पंजाब में सबसे पहले हमने जो कोशिश की, काविश हमने यह की कि जो 2020 का जो एंटी होर्डिंग एक्ट है, हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसमें हमने 6 क्लॉज और डलवाए हैं, उसमें हमने सज़ाएं सख्त से सख्त तर की हैं, उसमें 3 साल की कैद है और उसमें भारी जुर्माना है। उस्मा बीबी, आपकी तमाम बातें तस्लीम कर लेता हूँ, मैं तमाम आपकी ये बातें तस्लीम कर लेता हूँ और आप यकीन सिंसियरली कहे होंगी, लेकिन उनके कोई तो इक़्तिसादी मैनेजर होंगे, कोई तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खान साहब को ये तकरीर लिख कर दी होगी कि आपको क्या ज़रूरत थी जब आपको इकॉनमी का हाल पता था कि आप 1 करोड़ जॉब कहाँ से क्रिएट करेंगे जबकि कोरोना भी था। आपने कैसे कहा कि 50 लाख घर, हाँ एहसास प्रोग्राम को मैं एक्सेप्ट करता हूँ डॉक्टर सानिया वाले, लेकिन अब 2 साल बाद लोग तो ये पूछेंगे ना कि, बल्कि आप हमारे यहाँ, अगर आप हमारा मीडिया ही देखें, हमारे यहाँ तो 25,000 लोग और मीडिया से निकाल दिए गए, कहते हैं जी एडवर्टाइजिंग नहीं मिलती, हम निकाल रहे हैं, और भी रीज़न होंगे। तो ये जो पॉपुलर, ये तो चिड़ बन गई है आपकी अपोजिशन को, बड़ा अच्छा हथियार आ गया ना, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। उस्मा बीबी, बरेलवी साहब, ये जिन नौकरियों का जो जिक्र किया था और जिन घरों का जिक्र किया था, वो कोई एक जादू की छड़ी तो नहीं थी कि वो 1-2 साल में हो जाते। वो एक पूरी प्लानिंग के साथ, जिसमें आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक पूरा पैकेज अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और आज भी जो रावी डेवलपमेंट जो का पूरी एक हाउसिंग स्कीम जो है उसके लिए खुद प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफिंग ली है। इसमें 35,000 फ्लैट बनाए जा रहे हैं जो कि बड़ी आसान किस्तों पे उन लोगों को दिए जाएंगे जिनको, जो हमारी कम आमदनी वाले जो घराने हैं। तो ये आपको पता है कि पिछले महीने सबसे ज़्यादा सीमेंट की सेल हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं एक अपना रुख और तयन खुद कर रही हैं, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो इनको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इंडस्ट्री जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जब रिवाइव करेंगे तो उसमें कम से कम 40 और ऐसे शोबे आ जाते हैं जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इंडस्ट्रियल जोन्स का उस्मा बीबी, अगर हम गरीब आदमी महंगाई तस्लीम करने के लिए तैयार हो, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कि खातून अपने हाथ में 200 रुपये दिखा रही थी, आप लोग जो अरकान असम्बली हैं पंजाब के, सेनेट के, चारों सूबों के कौमी असम्बली के अरकान, जब इजलास होते हैं तो मैं जिस तरह पजेरो देखता हूँ, इनकी हवेलियाँ देखता हूँ, तो प्रैक्टिकली कम से कम आप लोग अपनी सेक्रीफाइस तो बताएं। हाँ, कहें कि जी हम अपनी तनख्वाहें 50% कम करते हैं, हम जो है वो सिक्योरिटी इतने नहीं रखेंगे, वो तो छोड़ दें। गवर्नर हाउस गिर गए, वजीर हाउस चले गए, PM हाउस का खर्चा कितना, प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा कितना, लेकिन कुछ सॉरी बट कंक्लूडिंग में पूछूंगा इस सिलसिले में, ये मान लें आपके वो हम जो हमें जो देखना चाहते थे, और आपको ही पता है कि जैसे इंसाफ है वो नज़र आना चाहिए, इंसाफ पे तकरीर नहीं होती, जो आप बातें कहती थी वो नज़र आनी चाहिए थी, जो नज़र नहीं आई। बरेलवी साहब, आपने बड़ी एक अच्छा पॉइंट रेस किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सियासत के डायनामिक्स हैं ना हमारे मुल्क में बहुत बदल गए हैं। अब जो हमारे ये ऐवान हैं, इसमें सिर्फ वडेरे या बिजनेसमैन नहीं हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं पंजाब असम्बली की आपको बात बताती हूँ। इसमें ख़वातीन की जो रिज़र्व सीट्स पे जो आई हैं वो 77 के करीब हैं। इसमें से 77 में से 50 ऐसी ख़वातीन हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, जो कि वर्कर्स हैं, जो कि ग्रास रूट से आई हैं, और वो जो एक वडेरा कल्चर था वो बहुत कम रह गया है। कुछ वडेरे हैं जो कि अभी आज भी वो तनख्वाहें नहीं लेते। गवर्नर हाउस के दरवाजे तो बंद हैं, मैं तो आज 2 साल हो गए, मैं तो गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं हो सका। आप मुझे नहीं पता, आप पता नहीं गवर्नर हाउस के सामने गुजर पाती हैं नहीं, जो हमारे लाहौर से, लंदन से आए हुए हैं गवर्नर साहब, सुना है वैसे दरवाजे खुले होते हैं। मैं ये कह रहा था कि अपेरेंटली सिक्योरिटी अपनी जगह नज़र आनी चाहिए थी, तब्दीलियाँ वो आप पार्शली मान लें। अब हर बार अगर आप हर सवाल पे ये कहेंगे कि जवाब तो अच्छा है, आप दे सकती है माशाल्लाह, लेकिन कहीं तो आप माने कि हाँ हम वो वादे पूरे नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे। नहीं अच्छा, मैं आपको, आप पहले ही मुश्किल में आप कहेंगे, मुझे फिर मुश्किल में डाल दो। लेके आए थे जी, मैंने कहा पहले ही कहा जा रहा है कि उस्मा कारदार मुश्किल में आ जाती हैं, सवाल जब सच से जवाब देती हैं, अब और ना मेरी वजह से मुश्किल में आ जाएं तो नहीं देखें,
नहीं बरेलवी साहब, मुश्किल में बिल्कुल नहीं आती हूँ। देखिए, अल्लाह ताला भी नीयत पहचानते हैं। नीयत प्राइम मिनिस्टर की जो है वो बहुत अच्छी है, गरीबों के लिए उनका दिल धड़कता है। उन्होंने हमें पहले दिन ही कह दिया था कि अगर आप एक खिदमत के जज्बे से बढ़ेंगे तो आपको अल्लाह ताला बहुत इज्जत देंगे, और अगर आप पुरानों की रवश इख्तियार करेंगे तो उनसे बुरा हाल आपका होगा। तो उन्होंने तो हमें वार्निंग दे के भेजा था। उन्होंने हमें ये नहीं कहा था कि तुम्हें ओहदा मिल गया है तो तुम आराम से अब जिंदगी गुजारो। अब देखें, मैं आपसे इसलिए बहस नहीं करूंगा कि मुझे पता है कि आप सिंसियरली कमिटमेंट वाली पीटीआई की खातून हैं, इसीलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं। ज़्यादा तफसील से हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। उज़्मा कारज़ाई, जैसे मैंने कहा, तहरीक इंसाफ की बानी अरकान में से हैं, बड़ी कुछ अर्से मुश्किल में भी नहीं, लेकिन बहरहाल आपने उनका तो ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम सिंसियर काम कर रही है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद कहता है। सारी दुनिया में फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाकों की अशात हुई, उस पर एक पूरा बड़ा बहरान आया हुआ है, और ये खाली सिर्फ मुस्लिम दुनिया यानी मुस्लिम ममालिक ही में इस पर एहतजाज नहीं हो रहा, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग भी, मगरब से ताल्लुक़ रखने वाले भी इस पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। और उसका सबब यह है, जैसे हमारे मुल्कों में ख़ुदकश हमले होते हैं या धमाके होते हैं या टेररिज्म होता है, तो उसके कुछ लश्कर होते हैं, कुछ सिपाह होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, कभी हुकूमत इसकी सरपरस्ती नहीं करती। लेकिन इस ख़ास तौर पर इस वाक़े साने में ये है कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के बारे में एक कार्टूनिस्ट, जिसके मैंने सुना बाप-दादा भी शायद ये किया करता था, उसको भी साथ यही शुरू हुआ था, वो आकर जो है जो मैंने कहा ना, ज़िक्र करना भी मुनासिब नहीं लगता। और फिर बहरहाल जब ये स्कूल में भी पढ़ाया जाने लगा और एक तालिब इल्म ने जब उसको कत्ल किया कर उसको भी मानना पड़ा, ये सब पस मंज़र तो आपके सामने है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि फ्रांस, जो सार्तर का फ्रांस कहा जाता था, जिन्होंने एक ज़माने में जब सदर डीगॉल की गवर्नमेंट थी तो सार्तर के इस जुमले ने बड़ी शोहरत पाई कि सार्तर अपनी बड़े इंटरनेशनल फेम राइटर ने अलजायर की आज़ादी के बारे में कहा, तो डीगॉल, और उनको गिरफ़्तार जब पुलिस कर रही थी तो डीगॉल ने कहा कि हम फ्रांस को कैसे गिरफ़्तार करते हैं। तो इस पाए के लीडर फ्रांस ने पैदा किए, डीगॉल जैसे, और अब ये मौजूदा सदर हैं जिनका इसरार है कि ये इनफरादी फ़ेल है, ये एक अगर हम रोकेंगे तो आज़ादी इज़हार के ख़िलाफ़ होगा। ये कैसी आज़ादी है कि जिसमें आप जो है वो दिल आज़ादी कर रहे हैं करोड़ों मुसलमानों की। मेरे साथ मोहसिन है, वैसे तो सारे मुल्क में ही मुजाहरे हो रहे हैं, आज कराची में जो जमात इस्लामी का मुजाहरा हुआ उसमें शामिल थे। और मोहसिन, मेरे ख्याल में आज जो गालिबन जो मैं देख रहा था कि 3 तलवारों के पास, उसके पीछे वहाँ का कौंसल खाना है, वहाँ जाने की कोशिश जमात इस्लामी के हामी कर रहे थे, ऐसा ही है मोहसिन? जी बिल्कुल बरेलवी साहब, बात आइलैंड में कौंसल खाना है फ्रांस का, तो वहाँ जाने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने इंतजामिया से कहा था कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और वो कौंसल खाने का जो अमला है उसको कोई याददाश्त पेश करना चाहते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। लेकिन जाहिर बात है इंतजामिया ने उन्हें इजाज़त नहीं दी इस बात की, क्योंकि उसमें मुजाहिरीन थे, नारे लगा रहे थे, तो उन्हें खदशा यह था कि कोई बदअमनी ना हो, क्योंकि माजी में भी इस किस्म के वहाँ के वाक़यात पेश आते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 तलवार पे आप प्रोटेस्ट करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और उसके बाद यहीं से मुंतशिर हो जाएं। लेकिन जो रैली थी वो फिर बात आइलैंड में गई और वहाँ पर कुछ फासले पे जो इजाफी नफरी, लेकिन मेरा मोहसिन वहाँ तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरे इल्म में है, क्योंकि आजकल तो फ्रांस का वीज़ा नहीं मिल रहा, कौंसल खाना जहाँ वाक़ है वहाँ तो शायद मकाले कोई अमले के अरकान नहीं होंगे, शायद सिक्योरिटी गार्ड ही मौजूद होना वहाँ पे तो शायद। जी बिल्कुल, एक तो वो फ्रांस का वीज़े का मसला है, दूसरा कोरोना वायरस का जब से इशू है तो उस वक्त से जो सिफारत कौंसल खाना कराची का अमला जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। और फिर जब से ये तौहीन रिसालत हुई है तो उस वक्त से हिफाजती इक़दाम के तहत भी वहाँ पर अमला तैनात नहीं किया गया। वहाँ पे जो मुकामी अमला है वो मौजूद था और उसी को जो 4 रुकनी वफ़द गया था यहाँ से, MPA अब्दुल रशीद के, जमात इस्लामी के,
सिंध असम्बली के मेंबर थे, वो और उनके साथ 3 और लोग थे। ये 4 रुकनी वक्त गया था जिन्होंने उनके सामने एहतजाज कराया, रिकॉर्ड कराया मुकामी जो अमला था, और उन्हीं को एक याददाश्त पेश की। और उनका ये कहना था कि अब जबकि अमला यहाँ मौजूद नहीं है तो उसको कौंसिल खाने को बिल्कुल ताला लगा दिया जाए, और जब तक जो खाकों के हवाले से माफ़ी नहीं मांगी जाती और जो फ्रांसीसी सदर हैं वो माफ़ी नहीं मांगते, उस वक्त तक इसको ताला लगा रहने दिया जाए। अब जबकि दुरुस्त है मोहसिन, गालिबन हर पार्टी से ये सवाल करना चाहिए, सिर्फ जमात इस्लामी से नहीं। आप नहीं समझते कि 3 तलवारों पर 2-2.5 घंटे तक शाम के वक्त इस तरह सड़क के रोक के आएँ, लेकिन इसका यानी इस इशू पे तो कोई अपोजिशन और हुकूमत का तो मसला ही नहीं है। हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी इस पर एहतजाज करना चाहता है, लेकिन आप ऐसा लगा आपको कि इस तरह के मुजाहरे से जो लाखों की तादाद में यहाँ से गुजरते हैं, आते जाते हैं, कारोबार से होता है, नुकसान हुआ, इसको पेश नज़र रखा है? वैसे आमतौर पर जनाब इस बात को ख्याल रखते हैं कि एक सड़क खुली रहे, दूसरी जारी रहे। मोहसिन जी, आज भी ऐसा ही था कि वहाँ पर जो मुसलसल जमात इस्लामी के रहनुमा थे वो ऐलान कर रहे थे कि इंतजामिया कोई सड़क बंद ना करे, क्योंकि उनका मकसद ये है कि एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, और अगर जब सड़क से लोग नहीं गुजरेंगे तो वो एहतजाज किसको रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन इंतजामिया ने नुक्से अमन के खदशे के पेश नज़र तमाम सड़कें बंद कर दी गई थी, और क्लिफ्टन ब्रिज से आने वाला ट्रैफिक बंद था, और जो क्लिफ्टन अंडरपास है वहाँ से आने वाला ट्रैफिक भी बंद था, तमाम ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से वैसी बात है लोगों को मुश्किलात तो हुई। लेकिन जमात इस्लामी मुसलसल ये कह रही थी, उनके रहनुमा कह रहे थे कि उनका मकसद ट्रैफिक बंद कराना नहीं है, क्योंकि जब तक लोग यहाँ से नहीं गुजरेंगे। लेकिन कोई गालिबन जहाँ तक मुझे इल्म है तसादुम की नौबत भी नहीं आई, कोई ऐसा कोई इस तरह का नहीं हुआ पुलिस और उनके दरमियान? जी बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत भी अमन व अमान से मुजाहरा हुआ, और जब इंतजामिया ने 4 रुकनी वक्त को जाने की इजाज़त दे दी और वह याददाश्त पेश करके आ गए, तो जो मुजाहिरीन थे उन्होंने नमाज मगरिब अदा की और नमाज मगरिब अदा करके मुंतशिर हो गए। ठीक है मोहसिन, हमें बता रहे थे कि आज जैसे सारे मुल्क बल्कि सारी दुनिया की तरह कराची में भी कराची अब तो मरकज़ी में कहूँगा 3 तलवारों में जमात इस्लामी ने एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मुजाहरा किया, और अच्छी बात यह है कि इसमें न किसी की नक्सीर फूटी, न किसी का सर फटा, न गिरफ्तारियाँ हुई। उन्होंने याददाश्त दी, वापस आ गए GTV से। इसके साथ ही मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।